हेलो दोस्तों। तो क्या हालचाल। शुरू करते हैं। आज जो है हम आज की क्लास में आपको सिखाएंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो पेपर हाल फिलहाल में हुआ था, 10 जुलाई को पेपर हुआ था, ठीक है ना। और उसका आंसर की मेरे भाई हाल फिलहाल में आया है एक दो दिन पहले। तो उस आंसर की का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा एक दिन लेट ही सही, लेकिन हमने जो सॉल्यूशन लाया है वो तगड़ा लाया है मेरे भाई। सॉल्यूशन एकदम एग्जाम वाला तरीका से ही हम कराएंगे। जो तरीका से एग्जाम में बन पाता है क्वेश्चन, जो तरीका से सिलेक्शन होता है, वही तरीका हम यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज मिलेंगे, ठीक है ना, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। और जो भी बच्चे आगे किसी भी रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उसको ये पेपर पूरा का पूरा मेरे साथ सोल्व करना चाहिए। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। और जो क्वेश्चन आता है और आपको लग रहा है कि लेंदी आप कर रहे हो, तो उसका भी तुम्हें सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा दो परिवार है, यहाँ से आप जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, सबसे पहला सवाल है, एकदम हम वही तरीका सिखाएंगे जो एग्जाम में आपका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल एक्स टी जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स है। एक्स टी जो है वो एंगल एक्स का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेगा। टी पे मिल रहा है वाई जेड को। एक्स वाई 5.6 है। एक्स वाई कितना है मेरे भाई, 5.6 है। वाई जेड जो है यहाँ पे, वाई जेड जो है यहाँ पे वो कितना है सर, 6 है। सवाल ये कह रहा है वाई टी जो है यहाँ पे, वाई टी कितना है सर, वाई टी अगर 3.2 है, वाई टू 3.2 है। मेरे भाई अगर वाई टी 3.2 है तो क्या आप बता सकते हो कि टीजेड कितना होगा। टीजेड होगा 2.8, क्योंकि 3.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आठ, 4 से कटेगा 8 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में, यानी 8:7। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि जो रेशियो इसका है वो इसका वैल्यू होगा, और जो रेशियो इसका है वो इसका वैल्यू होगा। तो याद रखना, 8 का वैल्यू अगर 5.6 से 0.7 टाइम्स, तो 7 का वैल्यू 0.7 टाइम्स हो जाएगा 4.9। कितना हो जाएगा, 4.9। तो 4.9 इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 4.9 यहाँ पे सही आंसर है मेरे भाई, ठीक है। 4.9 इज द करेक्ट आंसर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 4.9। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.3x है, 2.36 पर रेकरिंग है, 2.36 पर रेकरिंग है। इसको डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, उसका सिंपल सा तरीका है कि जो नंबर है वही लिख दो, 236। जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। जो भी नंबर पर रेकरिंग नहीं है उस नंबर को घटा देंगे, 23 को घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 215। 215/90, ठीक है ना। 5 से कटेगा, 5 से 43 बार में, 5 से 18 बार में, तो कितना हो जाएगा, 43/18 इज इक्वल टू 5.46 पर रेकरिंग है। 5.46 मतलब 6 पर रेकरिंग है। हम ये बोले पूरा नंबर को एज इट इज लिखना है। जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 देना है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 दे देना है। जो भी नंबर है उसको घटा देना है, तो 54 घटा देंगे। 54 यहां से घटाएंगे मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आपका 2, और 14 में शून्य 5 जाएगा 9, 492/90। यहां से कटेगा कितना बार मेरे भाई, 9 2 11 4 15, 3 से कटेगा 30 बार, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौके 12, 2 से कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 2 अठे 16, 2 दुना के 4, 82/15, 82/15। ठीक है जी। तो 3x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 82/15 में से माइनस कर दो यहाँ पर कितना, 43/18, 43/18। एलसीएम लेंगे, 90 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। 18 × 5 = 90, 82 कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 की 0 बाकी है, 8 × 5 = 40 और 1 × 41 माइनस, ओ सॉरी 6 है ना, 15 छक 90 हो रहा है ना, 6 आ रहा है ना यहाँ पर, 15 छक क्या आ रहा है, 90। 6 दूना 12 की 2 बाकी है, 6 8 48 और 1 49 माइनस, 5 पे 15 के 5 बाकी है, 5 4 20 21, ठीक है। 12 में से 5 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7,
4 में से 2 जाएगा 2/90, ठीक है। ये 3x का वैल्यू है, जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कटेगा किससे यार, 277/9×27, ठीक है। कहीं गलती हो गई, 6 में से 3 गया 3। अरे यार ये 15 थोड़ी ना होगा भैया, यही गलती हुआ है। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, और 213/90 आएगा यार यहाँ तो, 213/90 आएगा। यही सब छोटा छोटा कभी कभी गलती हो जाता है, तो छोटा छोटा गलती को हम छोटा छोटा मिस्टेक नहीं बोल सकते हैं, ये गलती हो गया, ठीक है। पेपर तो हम भी दिए थे भाई, ठीक है। 213 के आ गया 90, यहाँ पर 3x का वैल्यू कितना आएगा, 82/15 माइनस का 213/90, यहाँ एलसीएम लेंगे 90 आएगा। 15 छक 90, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 48 और 49 माइनस 213, 3 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा 9, 8 में से 1 जाएगा 7, और 2/90। 9 से कटेगा कितना बार, 10 बार, 9×3 = 27, 9×1 = 9, 31/10 आ गया 3x का वैल्यू, तो x का वैल्यू के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 31/30 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि शिवम जो है वो बोरो करता है 30,000 रुपया सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए। अगर उसको 4500 रुपया का इंटरेस्ट मिलता है x% के रेट पर, तो रेट निकालना है। सीधा सा बात है, रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100, एसआई है 4500 इंटू 100, पी इंटू टी, पी कितना है मेरे भाई 30,000, ठीक है ना, और टाइम कितना है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 3 साल। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा, 9 से कटेगा 5 बार में, तो 5 साल इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5% रेट है यहाँ पर। एक सम ऑफ मनी जो है वो खुद का कितना गुना हो जाता है मेरे भाई, 3 गुना हो जाता है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 7 साल में 3 गुना हो जाता है। 7 साल लगते हैं किसी भी पैसे को 3 गुना होने में, 3 गुना होने में यानी 3 टाइम्स होने में। सवाल ये कह रहा है कि 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आपको ये करना है कि 27 को 3 का पावर में लिखना है, तो आप बोलोगे 3 का पावर 3 होता है 27, जो भी पावर आया उसको ईयर से गुना कर दो, 7×3 = 21, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो टेंजेंट पी क्यू और क्यू आर है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से खींचा जा रहा है। एक मेरे पास एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से दो टेंजेंट खींचा जा रहा है, एक का नाम क्यू आर है, एक का नाम क्या है मेरे भाई क्यू आर है, और एक दूसरे टेंजेंट है जिसका नाम क्या है यहाँ पर क्यू पी है, क्यू पी है। ध्यान से समझना, एक का नाम मेरे भाई क्यू आर है और एक का नाम क्या है यहाँ पे क्यू पी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ओ क्यू का वैल्यू 41 है, ओ मान लो यहाँ पे सेंटर है, ओ क्यू का वैल्यू कितना है मेरे भाई 41 सेंटीमीटर है, 41 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर यानी आप समझो ये वाला जो कोण दे रखा है ना एंगल पी क्यू आर, यानी ये जो कोण दे रखा है ना एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर सवाल में दिया हुआ 60 डिग्री। एंगल पी क्यू आर कितना दिया है मेरे भाई, आप बोलोगे 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है तो रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस यानी आपसे, सॉरी सर्कल का रेडियस तो 9 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि पी आर क्यू का पेरीमीटर क्या होगा, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू का पेरीमीटर क्या होगा, पी आर क्यू का मेरे भाई पेरीमीटर क्या होगा, आपको ये बताना है पी आर क्यू का पेरीमीटर। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 9 है, यहां पर बनेगा मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर बनेगा क्या 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये 9 है, ये 41 है, तो ये 40 होगा, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, अगर हाइपोटेनस 41 है, अगर हम बेस या परपेंडिकुलर 9 है, तो भैया एक साइड क्या होगा 40 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा,
क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। आपको ये पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 60 डिग्री? क्यों होगा? क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है, ये आमने सामने का साइड बराबर है, तो इक्वल साइड के सामने का कोण इक्वल होता है। तो अगर ये 60 है और ये दोनों मिला के 120 है, जो कि दोनों बराबर बराबर है, तो 60-60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 60-60 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। सर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो क्या आप बता सकते हो कि ये 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये बड़ा सा ये जो साइड है ये भी तो 40 सेंटीमीटर होगा ना मेरे दोस्त। ये भी कितना होगा? 40 होगा। तो 40 40 40 120 सेंटीमीटर इसका जो होगा हमारे यहाँ पेरीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिसको 8, 7 और 11 से भाग देने पर शेषफल 4 आएगा, यानी रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ऐसे सवालों को ना ऑप्शन से करना है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 8 से भाग देने पर 4 बचता है? तो आप बताओ। अगर हम इसको 8 से भाग देंगे, 8 सते 56 और 4 60, ठीक है, यानी इसमें बच रहा है 4। इसको तो 8 से भाग देंगे तो नहीं नहीं, इसमें 4 नहीं बच रहा है। 8 एकम 8 कट के 8 सते 56 4, हाँ इसमें बच रहा है। इसमें भाग देंगे तो 8 सते 56 और 6, ये तो कट जा रहा है 8 से, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कटना नहीं। आंसर वो होगा जिसको 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आना चाहिए, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो 8 से इसको भाग देके देखते हैं। 8 एकम 8, 1 8 एकम 8 7, ये तो 8 9 72 और 4, अच्छा ये भी 4 दे रहा है 8 से भाग देने पर। 8 एकम 8 3 11, तो ये नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। एक चीज और क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 से भाग देने पर भी रिमाइंडर 4 आना चाहिए। 7 से भाग दे दो। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 1 7 एकम 7 8, 8 का मतलब 86 हो जाएगा ना। 7, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, ये नहीं होगा। 4 बचने वाला केवल यही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह के जब भी सवाल आते हैं ना कि इतना से भाग देके इतना रिमाइंडर बचता है, तो मेरे भाई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इतना से भाग देके इतना रिमाइंडर बच रहा है, तो आप भाग ही देके देख लो ना, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आंसर होगा हमारा। सिंपल सी बात। थोड़ा चेहरा देख लेते हैं। अरे मम्मी, आगे बढ़ते हैं। पानी लगता पीना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है मीन। सबसे पहले क्या निकालना है? मीन। अगर हम इस पूरे नंबर का मीन निकालेंगे, मीन का मतलब होता है सबको जोड़ो और जितना नंबर है उससे भाग दे दो। 10 और 5 15, 15 30 20 50 और 25 75। 75 हो जाएगा यहाँ पे सम। कितना नंबर है? 2 2 4 1 5, यानी मीन कितना हो गया सर? 15। मीन कितना हो गया? 15। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। तो सबसे पहले आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब ये होता है कि संख्या जो है, प्रत्येक नंबर मीन से कितना कम या कितना ज्यादा है, हमें यही देखना होता है। तो 5 जो है वो 15 से 10 कम है, 10 जो है वो 15 से 5 कम है, 15 जो है वो 15 से 0 कम है, 20 जो है वो 15 से 5 ज्यादा है, 25 जो है वो 15 से 10 ज्यादा है। टोटल को जोड़ो, जितना नंबर है उससे भाग दे दो, यही होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। 10 और 5 15, 5 20 और 10 30। 30 को जब आप 5 से भाग दोगे तो आंसर होगा 6, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका मेजरमेंट 68.5 और 45.6 मीटर। मेरे भाई एक रेक्टेंगुलर आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हमने क्या कर लिया सर? बॉक्स बना लिया, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ दे रखा है 68.5 मीटर, ठीक है। ब्रेथ दे रखा है 45.6 मीटर। कितना है? 45.6 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म पाथ है, रास्ता है जो 2.4 मीटर चौड़ा है, वो पाथ के चारों तरफ बाहर से बनाया जाता है। आउटसाइड मतलब बाहर से। तो 2.4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है, और किधर से बनाना है सर? बाहर से बनाना है, बाहर से। बाहर से 2.4 मीटर चौड़ा क्या करना है सर? एक रास्ता बना देना है। रास्ता बन गया ये 2.4 मीटर चौड़ा। अब आप ध्यान से समझो, सवाल आपसे ये पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द आउटर पेरीमीटर एंड इनर पेरीमीटर।
ओरिजिनल पेरीमीटर, ओरिजिनल परिमाप, ओरिजिनल बाउंड्री लेंथ और बाहर वाले बाउंड्री लेंथ के बीच का अंतर निकालना है। इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच हम आपको सिखाएंगे। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, अंदर का पेरीमीटर निकालेगा, फिर बाहर का पेरीमीटर निकालेगा, दोनों को घटा देगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। दोनों का डिफरेंस लेना है तो आपको ये देखना है कि यहां से यहां कितना बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर 2.4 बढ़ रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, बोलोगे 2.4 बढ़ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, यहां से यहां भी कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 2.4 बढ़ रहा है। यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है सर, 2.4 बढ़ रहा है, सही बात है। फिर इधर अगर देखें तो यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, ब्रेथ के हिसाब से 2.4 बढ़ रहा है। ओरिजिनल फील्ड फील्ड का ब्रेथ कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे 2.4 बढ़ रहा है। यहां भी ओरिजिनल फील्ड का ब्रेथ कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे 2.4 बढ़ रहा है। यहां भी ओरिजिनल फील्ड का ब्रेथ कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 2.4 बढ़ रहा है। तो 2.4 कितने जगह बढ़ गया आप बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 2.4 को 8 जगह बढ़ा देंगे तो 2.4 को 8 से गुना कर दो, सिंपल। 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 10 16 और 3 19, यानी 19.2। और 19.2 हमारा इस ऑप्शन में था, हमने टाइप करने में गलत किया है। 19.2 इज द करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को करना। अगले सवाल पर आते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होगा। जैसे एक ये सर्कल हमने बना लिया, एक ये सर्कल हमने बना लिया, तो दोनों सर्कल का सेंटर क्या है मेरे भाई, सेम है। दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, सेम। जिसका सेंटर क्या है, ओ है, यहाँ पे सेम। हैव अ कॉर्ड ए बी ऑन द आउटर सर्कल। बाहर वाले सर्कल का एक कॉर्ड है जिसका नाम ए बी है, जो कि अंदर वाले सर्कल को सी और डी पे कट करता है। ए बी एक कॉर्ड इस तरह से बनाना है कि अंदर वाले सर्कल को सी और डी पे कॉर्ड करता है। बाहर वाले का कॉर्ड का नाम ए बी है और ये अंदर वाले को सी और डी पे कट करता है, ऐसा सवाल में बोला है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 3 मीटर। अगर यहां से यहां तक का जो दूरी है वो मेरे भाई 3 मीटर है, 3 मीटर है। द आउटर रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 13 मीटर है, 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर समझो, सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा है इनर रेडियस जो है वो 7 है। इनर रेडियस मतलब ये वाला 7 है, ये वाला कितना है सर, 7 7। क्या आप ये बता सकते हो मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस खींचा जाता है कॉर्ड पर वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या आप ये बता सकते हो, जैसे मान लो अगर हम ओ एम बोल देते हैं इसको, तो ओ एम एम डी का लेंथ बता सकते हैं यहां से यहां तक, बोलोगे यस सर एकदम बता सकते हैं। 49 माइनस का 9 हो जाएगा रूट अंडर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 9 यानी 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 40 होगा और रूट अंडर 40 का मतलब होता है 2 रूट अंडर 10, 4 धनिया 40, 2 रूट अंडर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसी का लंबाई पता करना है। एसी मतलब ये एसी का लेंथ पता करना है। ध्यान से समझो, एसी उतना ही होगा जितना कि बीडी होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी से दोनों बराबर होगा। जितना इस साइड होगा उतने ही इस साइड भी होंगे, इस पॉइंट से एम पॉइंट से। तो मेरे भाई क्या आप बीडी नहीं निकाल सकते, बोलोगे यस सर बीडी तो एसी के बराबर है और हमें एसी ही तो निकालना है। तो इसका मतलब है हम बीडी कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर बीडी निकालने के लिए अगर आप बीएम में से एमडी घटा दो, क्योंकि आपको तो एमडी तो पता है, √2 √10। बीएम कैसे आएगा, तो बीएम आने के लिए हमें चलना पड़ेगा, बीएम निकालने के लिए हमें चलना पड़ेगा ट्रायंगल ओ एम बी में, बड़े वाले ट्रायंगल में, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 169 में से 9 घटाना पड़ेगा, यानी 100 कितना आ जाएगा 60। 160 का मतलब होता है 4 रूट अंडर 10, क्योंकि 16 दहिया 7। अगर हम 4 √10 में से एम डी 2 √10 घटाते हैं तो आंसर कितना आएगा, 2 √10। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। किसी भी वस्तु का आर्टिकल को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर पहले x% बढ़ाया जाए और फिर x% घटाया जाए तो हमेशा लॉस होता है, हमेशा घटता है x²/100% के बराबर। यानी कहने का मतलब है 20 का स्क्वायर 400/100, यानी 4% का डिक्रीजमेंट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 240। एक नंबर का 40% को 240 में जोड़ना है। ऐसा करने से
वो नंबर, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, वो नंबर फिर से आ जाता है, यानी वो फिर से नंबर 100% हो जाता है। तो 240 जो है वो 60% का वैल्यू है। आपको 50% ऑफ द नंबर निकालना है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से जाएगा 40 बार में, है ना। तो 40 को 5 से करेंगे, 200 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला सवाल ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले तो 5x का क्यूब 125 का क्यूब होगा, तो ये तो होने से रहा, बी ऑप्शन गया। सी ऑप्शन भी गया, क्योंकि 343 एक्स क्यूब होना चाहिए, यहाँ 343 वाई क्यूब है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ 10 वाई का क्यूब कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 हो सकता है, ऑप्शन में कहीं नहीं है क्वेश्चन में। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 10 साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √6 साइन ए है, तो tan ए का वैल्यू निकालना है। अगर हमें tan ए निकालना है तो हम ऐसा चाहते हैं कि साइन ए को एक तरफ भेज देते हैं। तो साइन ए जब आप एक तरफ भेजोगे तो √6 साइन ए यहाँ पहले से था, माइनस का 10 साइन ए आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे साइन ए कॉमन ले लेते हैं सर, तो ये आ जाएगा, साइन ए कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, √6 माइनस का 10। ठीक है। अब यहां से साइन ए बटे कॉस ए जो होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए जो होगा सर, जिसको हम tan ए बोलते हैं, ये कितना आ गया, 1 बटे में √6 माइनस 10। ठीक है। तो tan ए का जो वैल्यू आया ना, वो कितना आया, 1/√6 माइनस 10। जब आप इसको ऊपर नीचे गुना करोगे, ऊपर नीचे क्या करोगे सर, गुना करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा √6, मतलब रेशनलाइज करेंगे, √6 प्लस 10। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, √6 प्लस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, √6 प्लस 10। ऊपर आ गया √6 प्लस 10, नीचे आ गया √6 का स्क्वायर 6, 10 का स्क्वायर 100, यानी कितना आएगा मेरे भाई, √6 प्लस 10 अपॉन में माइनस का 94। माइनस जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √6 माइनस का 10 अपॉन में 94। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, -10 माइनस √6 अपॉन 94, -10 माइनस √6 अपॉन 94, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। 12 आदमी जो है वो किसी भी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में करेगा। 4 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, तो 9 या 27 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा है कि इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर में होता है c1 बटे c2। ठीक है। तो 3/a इज इक्वल टू 7/b इज इक्वल टू 15/30, यानी 1/2। जब हम 3/a को 1/2 के बराबर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, और केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, चील की तरह थोड़ा निगाह होना चाहिए। यहाँ 2 का पावर 4 है, 2 से पावर 2 कटेगा, 2 बचेगा। 3 का पावर 2 है, 2 से 2 कटेगा, 2 बचेगा। 5 का पावर 2 है, 2 से 2 कटेगा, 2 बचेगा। तो कितना आया जी, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। दिखता नहीं है यार, क्योंकि ऊपर में वेबकैम लगा है, तो इसके सामने ही हम वेबकैम लगा दिए, क्वेश्चन के सामने ही। तो कितना आएगा, 4×9 = 36, 36 बचे, 4×9 = 36, 36 गुने 25, 36 गुने क्या करना है, 25 करना है। 25 छक 150, 15, 32 या 75, 15, 90, यानी 900 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमित इज स्टैंडिंग, अरे यार, अमित इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। रुको थोड़ा सा हम कैमरा को फिट करते हैं सही जगह पे, बार बार हमको झुकना पड़ रहा है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अब तो हम ही नहीं दिख रहे हैं भाई ऐसे तो।
चलो ठीक है, वैसे हमको ज्यादा देखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन देखो। चश्मा नहीं लगाए, ये गड़बड़ बात है। ठीक है, बस प्यार हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमित इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट यूजिंग अ 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अमित जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है और एक काइट को फ्लाई कर रहा है। ये मान लो ग्राउंड है, ये क्या है सर, ग्राउंड है। ठीक है, और अमित जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, एक काइट को उड़ा रहा है। मान लो ये काइट का रस्सी है जो कि 100 मीटर रस्सी है, 100 मीटर रस्सी है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। नितिन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑन अ बिल्डिंग दैट इज 10 मीटर हाई एंड फ्लाइंग हिज काइट। ग्राउंड है, अब ग्राउंड पे मान लो एक बिल्डिंग है, ग्राउंड पे क्या है, एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर ऊंचा है। ग्राउंड पे जो बिल्डिंग है ना सर, वो 10 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पर नितिन खड़ा है। यहाँ पे क्या है, नितिन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर, नितिन यहाँ पे खड़ा है। वो भी अपने फ्लाइट को, मतलब वो काइट को उड़ा रहा है। वो भी अपने काइट को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। काइट को जब ये उड़ा रहा है, ध्यान से समझना, तो काइट को जब ये उड़ा रहा है, वो 45 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे काइट को उड़ा रहा है। कुछ इस तरह से उड़ा रहा है कि दोनों काइट आकर के एक जगह मिलता है, ऐसा सवाल में आगे बोला है। दोनों काइट एक जगह पे आकर के मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो मान लो इस हाइट तक काइट गया होगा, इस हाइट तक काइट क्या होगा, गया होगा। नितिन जो है वो 45 डिग्री के एलिवेशन पे अपने पतंग को उड़ा रहा है, ये चीज समझना। द टू बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट वेयर द काइट्स मेट। जहां पे मिलता है, दोनों लड़के एक दूसरे के उल्टा साइड में है। अगर एक लड़का यहां है तो एक लड़का मेरे भाई यहां पर है, अपोजिट साइड में। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट नितिन मस्ट यूज सो दैट बोथ काइट मीट एट द पॉइंट। इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या है, बस हमसे ये पूछा है। ध्यान से समझने वाली बात यहां पर ये है मेरे भाई कि अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, ये 60 होगा क्योंकि ये 90 है, तो 1√3 2 होता है, 1√3 2 होता है रेशियो। अगर ये 100 है तो ये तो तय है मेरे भाई कि यहां से यहां तक 50 होगा। सही है, अगर यहां से यहां तक 50 है और ये वाला लेंथ 10 है, तो ये भी तय है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक केवल 40 होगा। 45 का रूल होता है कि 45 के सामने अगर 1 है तो ये भी 1 ही होगा। 1/√2 का रेशियो होता है 45 45 90 वाला में। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये तय है कि ये वाला भी 40 होगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। तो अगर एक का मान 40 है, एक का मान क्या है, 40 है, तो इसका मतलब है कि √2 का मान कितना होगा, 40√2 होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि होलसेलर ऑफर्स स्कीम डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द टोटल परचेज। एक होलसेलर जो है वो टोटल खरीदारी पर 2% का डिस्काउंट देता है। अगर कस्टमर जो है वो 100 यूनिट से ज्यादा खरीदता है, तब ऐसा करता है कि 2% का डिस्काउंट देता है। एक यूनिट का दाम 20 रुपया है, तो कितना अमाउंट देना होगा अगर कोई कस्टमर 150 यूनिट खरीदता है। अगर कोई कस्टमर 150 यूनिट खरीद रहा है, एक यूनिट 20 रुपए का है, तो टोटल पैसा तो इतना हुआ। लेकिन चूंकि वो 100 यूनिट से ज्यादा खरीद रहा है तो उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा यानी वो 98% में सामान को खरीद करके ले आएगा। तो 20 से कटेगा मेरे भाई 5 बार, 5 से कटेगा 30 बार, 8×3 = 24, लास्ट में 4 आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शनल किसी भी नंबर का निकालने के लिए दोनों नंबर को गुना करके रूट ले लेते हैं। तो रूट अंदर x+3 इंटू x-3 यानी a+b इंटू a-b, a² - b² यानी x² - 9, ये हो जाएगा 4 के बराबर।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 और 9 25 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 5 आएगा। चूंकि हम 5 लेंगे क्योंकि आंसर क्वेश्चन में बोला है एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए पहले आपको ये देखना है कि टोटल कितने नंबर है। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अगर n इवन होता है, n इवन होता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मीडियन का फॉर्मूला होता है n बाई टू टी एच टर्म प्लस n बाई टू प्लस 1 टी एच टर्म। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन। बाई टू कर देते हैं, ठीक है। n बाई टू का मतलब है तीसरा टर्म। कौन सा टर्म होगा? तीसरा टर्म। तीसरा टर्म कौन है? 8 है। चौथा टर्म कौन है? 10 है। और बटे 2 कर देंगे तो 18 बटे 2 कितना हो जाएगा? 9। 18 बटे 2 कितना हो जाएगा? 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू टू बाई एन आर्टिकल। एक व्यक्ति जो है वो दो जगह है, एक जगह पी है, एक क्यू। पी से क्यू तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि 15% कम पैसा में उसको क्यू पर सामान मिल जाता है। अगर पी पर कोई सामान 100 रुपया में मिल रहा होगा तो क्यू स्थान पर उसको 85 रुपया में मिलेगा, 15% कम में मिलेगा। यानी अगर पी पर 20 रुपया में कोई सामान मिल रहा है तो क्यू पर 17 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने जाने में 150 रुपए खर्च कर दिए। जाने में कितना खर्च कर दिए मेरे भाई? 150 रुपये। जाने में मेरे भाई 150 रुपया खर्च कर दिया। ये तो 150 रुपया जाने में खर्च हुआ। फिर भी उसे सामान जो पी पे खरीदता 20 रुपया में, फिर भी उसको 150 रुपए का बचत हो गया। 150 रुपया खर्चा कर दिया जाने में, लेकिन फिर भी 150 का बचत हो गया। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना का है? 300 का, क्योंकि 150 रुपया जाने में खर्च किया और 150 रुपया उसका बचत हुआ है। डिफरेंस 300 का है। इसका मतलब 3 का मान कितना है मेरे भाई? 300। 3 रेशियो का मान कितना है मेरे भाई? 300। तो आप बोलोगे सर एक रेशियो का मान 100 रुपया है तो 20 रेशियो का मान 2000। यानी पी पर जो सामान था वो 2000 रुपया का मिल रहा था। कह रहा है व्हाट इज हिज परसेंटेज सेविंग विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस पी। पी के तुलना में उसको कितना प्रतिशत बचत हुआ? मेरे भाई बचत 300 का नहीं हुआ है, बचत तो 150 का हुआ है, क्योंकि ये 150 तो वो किराए पे खर्च कर दिया। तो बचत तो मात्र उसको 150 रुपए का हुआ है। पी से बोल रहा है तुलना करने के लिए, पी को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 7.5% का बचत है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3069 रुपए को 3 टुकड़ा में बांटना है कुछ इस तरह से कि पहले टुकड़े का आधा, दूसरे टुकड़े का 1/4, दूसरे टुकड़े का 1/4 बराबर होगा तीसरे टुकड़े का 1/8 का, तीसरे टुकड़े के 1/8 का, ठीक है ना। तो कह रहा है तीसरा टुकड़ा क्या होगा? 2 से कटेगा 4 बार में। हम सेम सिंपल बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 4 8 को, 8 एलसीएम होगा और 8 से सबको गुना कर दिया तो 4a हो जाएगा। 8 कटेगा 4 से, 2b हो जाएगा और यहां से c हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको एबीसी निकालना है ना, एबीसी का रेशियो। तो आपको कुछ नहीं करना, जिसको निकालना है उसको ढक दो। जिसको निकालना है उसको क्या कर देंगे? ढक देंगे। अभी इनको इसको निकालना है तो इसको ढक देंगे और इसको गुना कर देंगे, 2 एकम 2। बी को निकालना है तो बी को नहीं लेंगे, ए और सी को गुना करेंगे, 4 एकम 4। सी को निकालना है तो सी को नहीं लेंगे, ए और बी को गुना करेंगे, 4 दूना 8। 2 4 8 आ गया, यहाँ पर 2 4 8 आ गया। अगर हम इसको काटते हैं तो 1 2 4 आ जाएगा, ठीक है।
सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड पार्ट। टोटल नंबर कितना था 3059, ठीक है ना, और 4 2 6 1 7 यहाँ पे टोटल रेशियो है, ठीक है। तीसरा पार्ट कितना है 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे। 7 चौके 28, 2 7 तरीके 31, 4 7 सत्ते 49। अब हमको गुना करना है, 4 सत्ते 28 के 8 बाकी 2, 4 ते 12 2 14 के 4 बाकी 1, 4 तक 16 और 1 17। 1748 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल को करते हैं कि ए जो है वो किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी जो है वो उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो टोटल काम 198 होगा, यहाँ 22 आएगा, यहाँ 9 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, 22 9 31 दूना 62, यानी 62 काम तो हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर बचेगा कितना, तो सर 198 में से 62 घटाना है, तो रिमेनिंग वर्क पता चल जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 19 में से 6 जाएगा 13, यानी 136 काम बचा है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेन अनफिनिश्ड। टोटल 136 काम बचा है, टोटल काम 198 था, इतना काम हमारा बचेगा। सवाल हमसे यही पूछ रहा है कि कितना काम बचेगा। 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 नवा 18, यानी 68/99 जो है हमारा काम बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल में करते हैं कि एक शॉपकीपर जो है वो 40,000 में एक लैपटॉप खरीदता है, उसे पहले 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, फिर 10% के लॉस पर। तो कह रहा है फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, 40,000 का लैपटॉप है, पहले 20% प्रॉफिट होगा तो 6/5 में बिकेगा, 10% का लॉस होगा तो 9/10 में बिकेगा। बहुत सिंपल। तो आपको यहां से बस सोल्व करना है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से कटेगा मेरे भाई 800 बार में, तो कितना आएगा 8 छक 48, 8 नवा 72, लास्ट में 2 आएगा और डबल जीरो लास्ट में रहेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये कह रहा है कि सीडी और आरएस जो है यहाँ पे पैरेलल लाइन है, और एबी एबी और सीडी पैरेलल लाइन है, और आरएस जो है इसका ट्रांसवर्सल है। एक्स का वैल्यू निकालो। तो आप याद रखना, ये वाला कोण जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों का आपस में क्या होता है, बराबर। कैसे बराबर होता है, इसका रीजन है क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों कौन सा एंगल है मेरे भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इस दोनों का नाम क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नाम है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ऊपर वाला 55 है तो एक्स का वैल्यू भी 55 ही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पर आएंगे। कह रहे द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इज हाइट। एक पैरेललोग्राम का जो बेस है वो हाइट का 3 गुना है। अगर हम हाइट को h मान रहे हैं मेरे भाई, तो बेस कितना होगा, तो आप बोलोगे 3h, ठीक है। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस 3h है, हाइट h है, तो कितना होगा 216, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 3h² इज इक्वल टू 216। 3 से कटेगा मेरे 72 या 216, तो h² का वैल्यू 72 है, तो h का वैल्यू कितना होगा √72, यानी 6√2 इज द करेक्ट आंसर। तो हाइट यहाँ पे 6√2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है ए बी और सी। एक ट्रायंगल है मेरे भाई ए बी और सी। एबीसी ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,5 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,7 है, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट हमें शायद नहीं पता है और वो x, y है। सवाल ये कह रहा है कि सेंट्रॉइड जो है इस ट्रायंगल का, जो सेंट्रॉइड है डी, उसका कोऑर्डिनेट है 4,5। किसी भी सर्कल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमें सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालना है तो तरीका ये होता है कि सेंट्रॉइड निकालने के लिए 4 बराबर तीनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग देते हैं। तो 4 1 5 प्लस x को 3 से भाग देना है। 5 3 15, सॉरी 12 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू तो आ गया 7, x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 7 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। उसी तरह से y निकालना है, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 7 12 प्लस y, और बटे कितना हो जाएगा 3। 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस y। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब है। एक क्यूब ये है, ठीक है ना, और एक और क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है वो 216 है। अगर क्यूब का वॉल्यूम 216 है तो ये बात तो तय है कि क्यूब का साइज 6 होगा। उसी तरह से एक और क्यूब है। अब दोनों क्यूब को कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया गया, कुछ ऐसा बनाया गया कि दोनों को मिला करके मान लो
एक वो बन जाता है, एक घर बन जाता है, इस तरह से एक क्यूबॉइड बन जाता है। दोनों को मिला के क्या बनता है सर? एक क्यूबॉइड बन जाता है। जब दोनों को मिला करके एक हम क्यूबॉइड बना रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर हम एक क्यूबॉइड बना रहे हैं तो 6 और 6 लेंथ तो हो जाएगा 12। लेंथ कितना हो जाएगा? 12। ये हाइट हो जाएगा 6 और ब्रेथ भी कितना हो जाएगा? 6। तो ब्रेथ भी हो जाएगा 6, हाइट भी हो जाएगा 6, लेंथ हो जाएगा 12। लेंथ हो जाएगा यहाँ पर 12, ब्रेथ हो जाएगा 6, हाइट भी कितना हो जाएगा? 6। तो सर लेंथ हो गया, नए वाला जो क्यूबॉइड बना ना उसका लेंथ है 12, ब्रेथ है 6 और हाइट भी कितना है? 6। सवाल हमसे ये पूछ रहा है डायगोनल, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है। रूट अंडर एल स्क्वायर का मतलब है 144, बी स्क्वायर का मतलब 36 और ये 36। तो ये हो जाएगा 4 2 6, ठीक है, और 14 7 21 और 1 22, 226 आ रहा है ना। कर लेते हैं, 6 6 12, 4 16 की 6 बाकी एक, 3 दिन 6 4 10 11 की एक बाकी एक, एक और एक दो, 216 का रूट लेना है। 216 का जो रूट होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका 8 से कटेगा क्या? 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 8 से काटने से अच्छा है 6 से ही काट लो ना, 6 गुने 36 होता है ना, तो 36 का रूट तो 6 हो जाएगा। 36 का रूट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एक जो 6 बचेगा वो रूट में रहेगा, तो 36 का रूट तो 6 हो गया और एक 6 क्या बचेगा यहाँ पर? रूट में। तो ये रूट में रहेगा और इसका रूट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6 रूट 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप बनाओ, तब तक हम पानी पीते हैं। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कौन सा बात सही है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड इक्वल होते हैं, ये गलत बात। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो होता है जिसके नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। काइट एक पैरेललोग्राम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। काइट अलग चीज होता है, काइट इस तरह से होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल भी पैरेललोग्राम नहीं होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, लेकिन काइट के एडजेसेंट साइड ही इक्वल होते हैं। काइट के क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, तो ये तो डी ही गलत है। सारा स्क्वायर रोम्बस है? सारा स्क्वायर क्या है? रोम्बस है। क्या ऐसा सही है? सारा स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है भाई साहब? सारा स्क्वायर रोम्बस है, ये स्क्वायर है, अब ये रोम्बस कैसे हो जाएगा? ऑल स्क्वायर इज रोम्बस। अच्छा, ऑल स्क्वायर इज रोम्बस तो होना चाहिए, ऑल रोम्बस इज स्क्वायर नहीं होगा, बट ऑल स्क्वायर इज रोम्बस तो सही है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, हमें ऐसा लग रहा है ऑल स्क्वायर इज रोम्बस तो सही है। ठीक है, एक बार हम आंसर इसका चेक करते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो रोम्बस हो ही सकता है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल हैं, तो ऑल स्क्वायर इज रोम्बस हो सकता है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर, सारा स्क्वायर रोम्बस। अरे भाई, ऑल स्क्वायर रोम्बस कैसे हो जाएगा? स्क्वायर में 90 डिग्री होता है ना, रोम्बस में तो 90 डिग्री होता ही नहीं है, तो स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता, ये गया। तो सी बी ऑप्शन गया। आगे कह रहा है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, एक मिनट एक मिनट, स्क्वायर रोम्बस, सॉरी गड़बड़ हो रहा है भाई सब यहाँ तो। एक मिनट, अभी रुक जाओ, इसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, सी को अभी हम होल्ड करते हैं, डी पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं, ठीक है। द quadrilateral formed by joining the midpoint of the sides of any quadrilateral is a trapezium। ये तो गड़बड़ है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो क्या ट्रेपेजियम बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डी है, गलत है। ये तो बात सही है कि डी कट गया, बी बी कट ही गया तो ये नहीं होगा, डी कट ही गया तो सी ही होगा, यानी सारे स्क्वायर रोम्बस होंगे, इसलिए रोम्बस होंगे, ध्यान से समझो। हाँ होगा, क्यों होगा ना, क्योंकि देखो, अगर सारे स्क्वायर को हम रोम्बस करना चाहते हैं तो रोम्बस का प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिलना चाहिए बस। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? यहाँ पर इक्वल होते हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी तो इक्वल होता है ना, 90 90 इक्वल होता है ना?
चारों साइड रोम्बस में बराबर होते हैं, तो यहां भी तो चारों साइड बराबर होता है, तो इसीलिए होगा। अगर ये स्टेटमेंट गलत होता कि ऑल रोम्बस इज स्क्वायर, ऑल रोम्बस इज स्क्वायर, अगर ये बोलते हैं ना, तो ये साफा गलत हो जाता है, क्योंकि रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस को स्क्वायर होने के लिए 90 डिग्री चाहिए, जो कि रोम्बस में नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अभी सही है, ऑल स्क्वायर इज रोम्बस, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 इंटीरियर एंगल ऑफ अ 10 साइडेड फिगर आर इतना, प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है 185 डिग्री का है और 5 वो 185 डिग्री का है। अगर 5 वो 185 डिग्री का होगा तो 925 डिग्री का एंगल तो ऐसे ही बन गया, 925 डिग्री का एंगल आपका हो गया। टोटल 10 साइड है, तो पहले ये निकाल लो कि सम ऑफ ऑल एंगल कितना होगा 10 साइड वाले फिगर में, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n माइनस वन इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 का मतलब 8 इंटू 180, यानी 18 अठे 144, 1440 हो जाएगा टोटल। 5 गो का है 925, तो रिमेनिंग 5 गो कितना होगा, रिमेनिंग 5 मिला के कितना होगा, रिमेनिंग 5 हो जाएगा 1440 में से 925 घटा दो, ये 10 में से 5 जाएगा 5, 13 3 में से 2 जाएगा 1, और 13 में से 9 जाएगा 4, 415 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। रिमेनिंग 5, रिमेनिंग 5 कितना हो गया 415 डिग्री। अगर रिमेनिंग 5 हो गया 415 डिग्री, तो प्रत्येक एंगल पूछा है, तो 415 को 5 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5 जाएगा 5, ऐसे गलत हो रहा है यार, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 5 आएगा ना, यहाँ 4 थोड़ी ना आएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो 515 को 5 से भाग देंगे, 103 इज द करेक्ट आंसर। बनाते बनाते दिमाग का दही हो जाता है। फिर कह रहा है सुशांत एंड वरुण रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 400 मीटर, सुशांत का स्पीड कितना होगा, पहले ये देख लो। अगर वो 400 मीटर के ट्रैक पे जाता है और ये कह रहा है कि सुशांत कंप्लीट्स वन राउंड इन 100 सेकंड, 100 सेकंड में एक राउंड जाता है, तो 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड है सुशांत का, ठीक है। वरुण की बात करते हैं, तो वरुण जो है यहाँ पर 400 मीटर जाता है लेकिन 80 सेकंड में जाता है, तो इसका 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। आगे क्या कह रहा है, they start simultaneously from the same point and run in opposite direction, then how many times do they meet। सवाल ये है कितना बार मिलेगा, ध्यान से समझना, ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दो केस हो सकता है, या तो वो सेम डायरेक्शन में चलेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा ना, दोनों ही केस में ध्यान रखना, जो रिलेटिव स्पीड होगा वही होगा नंबर ऑफ टाइम्स मीट, नंबर ऑफ टाइम्स मीट, बस सिंपल। मतलब रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आप बताओगे 5 4 9, तो बस बात खत्म है, 9 बार मिलेगा। यहाँ रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में कितना होगा 1, तो एक बार मिलेगा, खत्म। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो एक आंसर होता, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए आंसर 9 होगा। अगला सवाल पर आएंगे। कह रहा है कि इन लीनियर रेस ऑफ 750 मीटर, 750 मीटर के रेस में, 750 मीटर के रेस में एक्स जो है वो वाई को हराता है 10 मीटर से। अगर एक्स हराता है यानी एक्स पूरा चला होगा 750 मीटर, वाई 10 मीटर से हारता है, तो वाई ने 740 मीटर ही चला होगा, 0 से 0 कटेगा, बस, ठीक है। फिर कह रहा है कि 444 मीटर के रेस में वाई जेड को 6 मीटर से हराता है। अगर वाई जेड को 6 मीटर से हराता है तो वाई तो पूरा चला होगा 444, लेकिन जेड मात्र चलता है 6 कम, यानी 438, और 6 44 38। जब हम इसको मेरे भाई 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे मेरे भाई 2 से, तो 2 से कटेगा 219 बार में, 2 से कटेगा 222 बार में, ठीक है मेरे भाई। 37 से कटेगा ये 2 बार में, नहीं 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 नहीं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ठीक है, हम दोनों को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं सर, इक्वल करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ये 74 है, वाई 74 यहाँ चल रहा है, यहाँ 222 चल रहा है, सेम तो नहीं है, यहाँ पे दोनों को सेम करना होगा।
सेम करने के लिए तुम्हें दिखना चाहिए कि ये 3 से गुना करने पर ये 222 के बराबर आ रहा है। 3 से गुना करने पर रेशियो का काम बन जाएगा 75 दिया कितना हो जाएगा 225, ठीक है ना। और ये 74 दिया 222, दोनों में सेम आ गया और 219 यहाँ पहले से, ठीक है। नीचे वाला रेशियो में तो कोई गुना नहीं किए थे। अब 225 मीटर के रेस में एक्स जेड को कितने मीटर से हराता है आप ये देख सकते हो। तो आप बोलोगे सर 225 मीटर के रेस में, 225 मीटर के रेस में, ध्यान से समझना, 225 मीटर के रेस में, 225 मीटर के रेस में एक्स जो है वो जेड को 19 और 6 मीटर से हराता है, ठीक है। तो कह रहा है 150 मीटर के रेस में एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा, तो 150 मीटर के रेस में कितने मीटर से हराएगा, सवाल हमसे ये पूछा है बस। तो 25 से कटेगा 9 बार में, 25 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, सॉरी 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से ये कटेगा मेरे भाई 2 बार में, तो 2 दूना 4 मीटर से हराएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। रेस का अच्छा सवाल था। ए और बी जो है वो किसी भी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है वो काम को कितने दिन में कर सकते हैं सर, आप बोलोगे 35 डेज में, 35 दिन। ए जो है वो अकेले काम को 60 दिन में करता है, ए जो है वो अकेले कितने दिन में करता है 60 दिन में। बी अकेले 1/3 काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले काम तो निकाल लो ना। तो काम इसका एलसीएम कितना आएगा सर, 420 आना चाहिए एलसीएम, ठीक है। और ये 12 बार में जाएगा, 35 से भाग देंगे तो 35 से कम 35 7, 35 गुना 70, ठीक है। और ये 7 बार में जाएगा, सही बात है। कह रहा बी अकेले, तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी 12 है, ए का 7 है तो बी का 5 है। बी अकेले 1/3 काम करना है, 420 का 1/3 काम करना है बी के द्वारा, तो बी के इफिशियंसी से भाग देंगे। 15 से 15 गुना 30 और 12, 15 8 120, यानी 28 दिन लगेंगे, बात खत्म। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है राहुल का एज और उसके बेटे के एज का उम्र जो है, यहाँ पर रेशियो जो है वो दे रखा है, राहुल और सन, ये है 7:2। राहुल अगर 49 साल का है तो बेटा कितना साल का है, कोई जवान जान ही नहीं है इसमें, 7 × 7 = 49, तो 2 × 7 = 14, 14 साल का बेटा हो। खत्म। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मेटालिक सीट है जिसका रेक्टेंगुलर शेप का है, एक मेटालिक सीट हम बना लेते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप का मेटालिक सीट है। एक मेटालिक सीट है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका लंबाई है 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है मेरे भाई 40 सेंटीमीटर। कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोना से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर काटा जा रहा है। प्रत्येक कोना से मेरे भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर काटा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर काटा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर काटा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर काटा जा रहा है। इसका मतलब 10 यहां भी कट रहा है, 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 सही है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि लेंथ जो हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा 56 में से 20 घटाना पड़ेगा 36 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक ही अब लेंथ बचेगा, अगर हम 10-10 काट देंगे दोनों तरफ से तो 20 काट देंगे, ठीक है। ब्रेथ कितना बचेगा, ब्रेथ में भी सेम कहानी, 20 घटाना पड़ेगा तो 20 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगा, जब आप इसको मोड़ोगे और एक बॉक्स बनाओगे तो हाइट वही होगा जो यहाँ कटा है ना, यही वाला खाली हो जाएगा ना, तो ये उठेगा तो हाइट बन जाएगा, तो हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर का होगा। कह रहा है इससे बना हुआ एक बक्से में, है ना, कितना माचिस का बॉक्स रख सकते हैं, जिस माचिस का जो बॉक्स है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है मेरे भाई 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हाइट है दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। तेरा कितना बॉक्स हट सकता है, तो मेरे भाई नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए हम हमेशा से बताते आए हैं, नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए बड़ा वॉल्यूम को छोटा वॉल्यूम से भाग दे देंगे। बड़ा वॉल्यूम है 36 गुने 20 गुने 10, छोटा वॉल्यूम है यहाँ पर 4 गुने 2 गुने 1.5, 4 गुने 2 गुने 1.5। अब बस इसी को सोल्व करना है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 8 से कटेगा, 2 से कट लो पहले 10 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, ठीक है ना। और ये पॉइंट के बदले में 0 जाएगा। 15 से कटेगा 90 है ना, ये तो 15 छक 90, तो 600 मैच बॉक्सेस अटेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल 35 सवाल करे हैं जो CBT 2 NTPC में आए हुए थे। मेरे भाई क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन को करवाने में, इतना सेशन लाने में, है ना, काफी मेहनत लगता है और काफी खुद से हर चीज टाइप करना होता है, हर चीज करना होता है। तो प्लीज
इस चीज को आप अप्रिशिएट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगता है भाई, आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है ना। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट पेपर के साथ। हमारा इस चैनल पे रेलवे एग्जाम के लिए हम आपको पेपर कराते रहते हैं अलग अलग एग्जाम का, ठीक है, अलग अलग रेलवे एग्जाम का। तो बने रहना, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। बाय बाय सभी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।